गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 8th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम लोग ख़त्म कर रहे थे, है ना। फर्स्ट चैप्टर क्लास 8th का हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन या वन्य जीव संसाधन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। बहुत बड़ा नाम है ना चैप्टर का। कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर, प्राकृतिक वनस्पति को नेचुरल वेजिटेशन और वन्य जीव संसाधन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या हैं? ये सब मूल रूप में क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है वो क्या है? संसाधन, रिसोर्सेज। तो क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है ये पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब क्रम से चल रहा है। पहला चैप्टर संसाधन था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन से थे? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? संसाधन है। हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें से भूमि और मृदा। ठीक है, शेष पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है? चैप्टर 2 भूमि, लैंड। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले तो पिछली क्लास से जुड़ी हुई बात जो हमें याद रखनी है, क्या है ये? प्राकृतिक संसाधन है, जिससे आपका जुड़ाव बना रहेगा पहले चैप्टर से। तो भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का वितरण किस प्रकार है पृथ्वी पर? लगभग 30% भूमि है, शेष जल है ना। और यदि 30% को क्या मान लें, 100% मान लिया जाए तो विश्व की 30% भूमि पर 90% जनसंख्या रहती है। कितनी? 90% जनसंख्या रहती है। और बात करें शेष जनसंख्या, जो 70% भूमि है, उस पर शेष जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मात्र 30% भूमि पर ही 90% जनसंख्या रहती है। शेष भूमि पर शेष जनसंख्या रहती है। आगे बढ़े। भूमि, लैंड के बारे में हम पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं, जैसे कि भूमि के सभी भाग, या यूं कहें भूमि कैसी है? असमान है। कैसी है? असमान है, या हाँ ठीक है, असमान है, एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं है तो कैसी है? भूमि के सभी भाग क्या हैं? असमान है, एक जैसे नहीं है, समान नहीं है। तो क्या होगा? असमान है। तो असमान किस रूप में है? जैसे कहीं पर भूमि आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेगी। ऊबड़ खाबड़ जानते हैं ना, कुछ पथरीला स्थलाकृति देखने को भूमि की मिलेगी आपको। कहीं पर आपको पर्वतों के तीव्र ढाल मिलेंगे, ऐसी भूमि भी मिलेगी। और यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं और कृषि युक्त गतिविधियां करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त
जलाक्रांत, जल से घिरे हुए या दलदली क्षेत्र या जल से भरे हुए क्षेत्र भी मिलेंगे आपको। और भूमि का एक रूप और भी है, कौन सा? मरुस्थल क्षेत्र। क्लास 7 में आपने लास्ट चैप्टर रेगिस्तान में जीवन पढ़ा था, याद है? वहाँ पर मरुस्थल के बारे में, रेगिस्तान के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप जानना चाहते हैं तो क्लास 7 की जो लास्ट क्लास है उसे देख सकते हैं। ये जो मरुस्थल क्षेत्र हैं ये कैसे होते हैं? मरुस्थल क्षेत्र और सघन या घने वन क्षेत्र, ये कैसे होंगे? या तो विरल होंगे, बिखरे बिखरे, यहाँ पर जो लोग रहेंगे, या फिर निर्जन, कोई नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे जैसे ये भूमि दिख रही है आपको, ये भूमि के क्या है? असमान वितरण दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई भूमि है? कौन सी? उर्वर मैदान। मैदान कैसा है? उर्वर है। और नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र। तो इतने तरह की भूमि आप देख रहे हैं। आज जब कह रहे हैं कि भूमि असमान है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या होगा? असमान होगा। भूमि असमान है तो जनसंख्या का वितरण भी क्या होगा? असमान होगा। जैसे कि उर्वर मैदान, भूमि का ये जो उर्वर मैदान जो उर्वर क्षेत्र है, और नदी घाटी क्षेत्र है। उर्वर से मतलब ऐसा मैदान या ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो। क्या है? उपजाऊ हो, जिसमें पोषक तत्व हैं, जिसमें फसल उगाई जा सके और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? कृषि के लिए उपयुक्त। ये भूमि उपलब्ध होती है। यहाँ पर सघन बसे क्षेत्र होते हैं, अर्थात ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है और बहुत पास पास निवास करते हैं, घने बसे होते हैं। ठीक है, जो आवास होते हैं वो क्या होते हैं? घने बसे होते हैं। लेकिन भूमि पर सभी जितने भी क्षेत्र आपने देखे, जैसे ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, जलाक्रांत वाली स्थिति है भूमि की, कहीं मरुस्थल है भूमि, कहीं बहुत घने वन क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, या फिर कई ऐसे भूमि के स्थान हैं जहाँ पर वो कोई निवास नहीं करता। ठीक है, निर्जन है मानव द्वारा। तो इस तरह से आपने जाना कि भूमि सभी जगह एक समान नहीं है, असमान है। और असमान, जैसे जैसे भूमि आप देख रहे हैं असमान है, वैसे ही जनसंख्या का वितरण भी क्या है? असमान है। भूमि असमान तो जनसंख्या का वितरण भी असमान होगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करेगी, अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करेगी। मैदानी क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? मैदानी क्षेत्र में। हमेशा इसे याद रखना है। आप पहले भी मैदान पढ़ चुके हैं तो इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे भूमि के किस भाग पर जो है अधिक जनसंख्या निवास करेगी। हमने ये तो जाना भूमि सभी जगह एक समान है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, भूमि का उपयोग देखते हैं हम। भूमि उपयोग, भूमि के उपयोग, भूमि का हम किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? कुछ तो आपको मालूम ही होंगे, है ना? काफ़ी मालूम होंगे भूमि के उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कृषि के रूप में भूमि का उपयोग किया जा सकता है ना? वानिकी, जंगल
वन लगाइए। फॉरेस्ट्री, खनन के रूप में भूमि का उपयोग किया जा सकता है। सड़क, सड़क बनाने में भूमि का उपयोग किया जाता है। उद्योग लगाने के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है ना। और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, यहाँ मैंने कुछ आपको बता दी हैं। तो ये जो भूमि के उपयोग आपने जाने की, कृषि कर सकते हैं भूमि पर, वानिकी कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, बागान लगा सकते हैं, खनन कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं। इन उपयोग को, ये उपयोग किए जाएंगे किसी भूमि पर, उसके लिए कुछ कारक निर्धारित करते हैं। जैसे यदि मैदानी क्षेत्र की भूमि है तो वहां पर कृषि की जाएगी, ठीक है। जो भूमि का उपयोग है, किस भूमि पर क्या किया जाएगा, ये भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? भौतिक कारकों द्वारा, फिजिकल फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। कैसे? स्थलाकृति, जमीन कैसी है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैं अभी आपको कह रही थी, भूमि की मृदा कैसी है उस पर निर्भर करेगा कि उस भूमि पर क्या उपयोग किया जाएगा, उस भूमि को किस उपयोग में लाया जाएगा। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ भूमि में खनिज है या नहीं है। यदि किसी भूमि में खनिज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा? खनन किया जाएगा, है ना। जल की उपलब्धता वहाँ पर कितनी है उस भूमि में, ये तय करेगा। यदि आपको उद्योग लगाने हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जल की उपलब्धता वहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक कारक निर्धारित करेंगे कि जो भूमि है उसे किस उपयोग में लाया जाए। भौतिक कारकों के अलावा और भी कुछ कारक हैं, जैसे मानवीय कारक। कुछ मानवीय कारक भी हैं जो उत्तरदायी हैं भूमि उपयोग को निर्धारित करने में। क्या है वो मानवीय कारक? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मानवीय कारक हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जनसंख्या क्या करती है? मांग करती है। मांग बढ़ती जाती है। पहले जनसंख्या बढ़ेगी, क्या होगा? देखिए, पहले जनसंख्या बढ़ेगी, चलिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसे मिटा देंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ये सिंबल किसका है? बढ़ने का, ठीक है। तो मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। किसकी? हर चीज़ की मांग बढ़ेगी। भोजन, कपड़ा, मकान, है ना। हमारी छोटी छोटी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सब की मांग बढ़ेगी, ठीक है। और सब कुछ हमें भूमि से ही प्राप्त होने वाला है, तो मांग बढ़ेगी। और मांग तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन हमें याद रखना है कि जो भूमि है वो क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। भूमि सीमित है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सीमा के बाद हमें जनसंख्या पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि भूमि सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि है, जब हम भूमि की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात किए बिना तो नहीं रह सकते, वो क्या है? स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व अर्थात किसके नाम पर है ना, किसकी है ये भूमि। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि।
है ना। निजी भूमि जो होती है वो व्यक्तियों के पास रहती है, इंडिविजुअल पर्सन के पास, है ना। व्यक्ति का स्वामित्व होता है, व्यक्ति उसका उस भूमि का क्या होता है, मालिक होता है। लेकिन यदि सामुदायिक भूमि की बात करें तो इसमें समुदाय का स्वामित्व होता है, समुदाय का स्वामित्व होता है। एक जो जन समूह होता है या लोगों का समूह होता है वो उसके मालिक होते हैं उस भूमि के। इस भूमि का उपयोग कौन करेगा, जो सामुदायिक भूमि है, जाहिर सी बात है समुदाय के लोग, है ना, समुदाय के लोग करेंगे। किस काम के लिए जो है ये भूमि उपयोग में लाई जाती है, सामुदायिक भूमि, जैसे चारा चराने के लिए, चारा जानते हैं ना, पशुओं को चराने के लिए जिस क्षेत्र में ले जाते हैं ना, चारा चराने के लिए, उसे चराना ही कहते हैं। कोई भूमि है जहाँ पर चारा ही लगा हुआ है, वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं, वो सामुदायिक भूमि है, किसी एक की नहीं है, कई लोगों की है, ठीक है। चारा चराने के लिए, फलों के लिए, औषधि बूटियों के लिए, है ना। तो ये सामुदायिक भूमि होती है, ऐसी भूमि सामुदायिक भूमि होती है। और ऐसी जो भूमि होते हैं उन्हें साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो हमने जाना कि जो सामुदायिक भूमि है उस पर समुदाय का स्वामित्व होता है, उसका उपयोग करते हैं समुदाय के लोग, है ना। किस तरह का उपयोग करते हैं, पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, चारा लाने के लिए, ठीक है, ये सारे उपयोग वो करते हैं। जैसे जंगल की जमीन, वो कैसी भूमि होगी, सामुदायिक भूमि है। लेकिन ये जो सामुदायिक भूमि है इस पर क्या हो रहा है, अनधिकृत हस्तक्षेप हो रहा है। साझा संपत्ति जो संसाधन है उस पर क्या हो रहा है, अनधिकृत, बिना अनुमति के प्रवेश, हस्तक्षेप किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, किया जा रहा है। किस प्रकार से, जैसे जंगल की बात करें, जो जंगल की जमीन है वो क्या है, सामुदायिक भूमि है। तो जंगल क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर काट कर उन्हें किसमें, कृषि के उपयोग में ला रहे हैं। जब जंगल कटते हैं तो हम जानते हैं क्या होगा, वहां पर कटाव होगा। तो भूमि क्या हो रही है, धीरे धीरे भूमि में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो अनधिकृत हस्तक्षेप होने से क्या हो रहा है, व्यापक परिवर्तन, भूमि में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जैसे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नुकसान है, व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे चराई कर दी गई, जैसे बहुत ज़्यादा कोई क्षेत्र है चराने के लिए, पशुओं को वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग कर दी गई, अतिचारण कर दिया गया, तो उससे भी भूमि क्या होगी, प्रभावित होगी। तो इस तरह से ये परिवर्तन होने वाले हैं। हम देखते हैं कि करके भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होगी। यदि आप अत्यधिक भूमि का क्या करेंगे, दोहन करेंगे या अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा, भूमि निम्नीकरण की समस्या होगी, भूस्खलन होगा, मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा और मरुस्थलीकरण की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं यदि भूमि का क्या किया गया, अत्यधिक दोहन या अत्यधिक उपयोग किया गया बड़े पैमाने पर, जैसे जंगल काटे गए, है ना, या फिर
जो भूमि पर घास लगी है वहाँ पर ओवरग्रेजिंग की गई, अतिचारण किया गया, बहुत अधिक चराया गया, या फिर पेड़ काटे गए। तो ये सारी समस्याएं, ये सभी स्थितियां होंगी तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हम इन समस्याओं को थोड़ा बहुत, एक दो समस्याएं तो जान ही लेते हैं क्या है। जैसे कि क्या है ये सारी समस्याएं? ये समस्याएं हैं तो इनके उपाय भी हमें जानने होंगे, लेकिन पहले इन समस्याओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है इन समस्याएं। ये जब समस्याएं भूमि पर होती हैं तो क्या होता है? जैसे कि भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्या होता है इसमें? भूमि की गुणवत्ता में क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है। जो भूमि है, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ये नहीं भूलना है कभी। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है ना। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट क्यों आएगी? भूमि पर जो बातें आपने अभी समझी हैं उन्हें नोट कर लीजिए। भूमि पर अत्यधिक खेती की जाए, पेड़ों की कटाई की जाए, पानी या हवा से कटाव हो भूमि का, पानी या फिर हवा से बड़े स्तर पर क्या हो? कटाव हो। कटाव से तात्पर्य भूमि कट जाए, कट कट कर क्या हो? आगे बह जाए। या फिर रासायनिक पदार्थों का क्या हो? रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जैसे कृषि के क्षेत्र में करते हैं ना, बहुत अधिक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल, उससे भी समस्या होगी। किससे? भूमि को। इससे क्या होगा? यदि ये सारी स्थितियां हैं भूमि पर बहुत अधिक, तो क्या होगा? परिणाम होगा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या होगा? उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। उपजाऊ शक्ति से क्या तात्पर्य है? उपजाऊ शक्ति से तात्पर्य है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, अर्थात भूमि में जो पोषक तत्व हैं, क्या हैं? भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, पोषक तत्व कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? भूमि भूमि निम्नीकरण या भूमि क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि क्षरण कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण समझ में आ गया, क्यों होता है भूमि निम्नीकरण और कैसे होता है, कौन सी स्थितियां होती हैं जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण एक क्या है? समस्या है। अगला क्या था? मृदा अपरदन। क्या था? मृदा अपरदन। क्या है मृदा अपरदन? थोड़ा बहुत तो आप पहले से जानते हैं। नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो आप जान लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉइल एरोजन। हेडिंग्स आप लोग इंग्लिश में कम से कम याद रखते चलिए। मिट्टी का जो ऊपर का उपजाऊ हिस्सा होता है, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का ऊपर का, जैसे ये मिट्टी है, ये पूरी क्या है? मिट्टी है, ये मिट्टी है, लेकिन ये जो हिस्सा है मिट्टी का जिसमें डैश डैश है, ये हिस्सा क्या है? उपजाऊ है, ये हिस्सा उपजाऊ है। थोड़ा कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या है? उपजाऊ है। और ये जो उपजाऊ हिस्सा है ये क्या हो जाए? मिट्टी के ऊपर का जो उपजाऊ हिस्सा है, उपजाऊ से समझ में आया क्या? पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व वाला जो हिस्सा है वो क्या हो? हवा
आगे लिखते हैं, हवा, पानी या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से क्या हो, बहकर या उड़कर चली जाए, उड़कर, बहकर या उड़कर चली जाए तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। कौन सा हिस्सा, मिट्टी का ऊपर का उपजाऊ हिस्सा यदि बहकर या उड़कर कहीं और चला जाए तो यहाँ से इस भाग से तो पोषक तत्व तो चले गए, मिट्टी के इस भाग से चले गए, अब यहाँ पर कुछ भी उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, मरुस्थलीकरण की। मरुस्थलीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेजर्ट के बारे में, लेकिन फिर भी डेजर्टिफिकेशन थोड़ा सा जान लेते हैं रफ वे में। आप सभी बहुत अच्छे हैं तो ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत सरल है। ठीक है, घबराना नहीं है, ये बहुत ही सरल है। मरुस्थलीकरण क्या होगा, जब किसी उपजाऊ, जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, क्या है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, भूमि का ये कोई हिस्सा है जो बहुत उपजाऊ था, ये क्षेत्र उपजाऊ और कैसा, हरा भरा था, तो इस भूमि का धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल जाना, ये जो उपजाऊ और हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र, इसका धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल जाना, या रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल जाना क्या कहलाएगा, मरुस्थलीकरण कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, एक कारण मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, और अन्य कारण क्या होंगे, पेड़ों की कटाई होगी, अत्यधिक खेती होगी, जब बंजर होगी, रेगिस्तानी क्षेत्र बनेगा तो पानी की कमी होगी, मिट्टी का कटाव बहुत हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आगे की क्लासेस में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, तो इतना पर्याप्त है। आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं किसकी, भूस्खलन की। किसकी, भूस्खलन की। एक स्थिति और है, जो समस्याएं हमने जानी उसके अंतर्गत एक और टॉपिक है, वो है भूस्खलन, लैंड स्लाइड। ठीक है, क्या होता है लैंडस्लाइड, सबसे पहले तो लैंडस्लाइड क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, कैसी होती है लैंडस्लाइड, जैसे कि देखिएगा, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे पर्वत जो है पत्थरों से, चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है। तो क्या होगा कि ये जो पर्वत है, ये धीरे से इतना हिस्सा, पर्वत का ये जो हिस्सा है, इस तरफ का जो भाग है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक नीचे की ओर क्या होगा, खिसक जाएगा, ये हिस्सा नीचे ऐसे इस तरफ गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप, पहाड़ी कितनी बची, कुछ ऐसे बचेगी ना, है ना, ये जो हिस्सा था वो कहाँ चला गया, गिर गया, कहाँ, नीचे की ओर, क्या हुआ, नीचे की ओर गिर गया, यही क्या है, भूस्खलन। तो पर्वतीय या ढलान वाले जो क्षेत्र की मिट्टी होती है, मिट्टी, चट्टान, मलबा, ये अचानक से नीचे की ओर क्या होते हैं, खिसक जाते हैं, इसे ही भूस्खलन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। लिख लेते हैं थोड़ा सा,
पर्वतीय या ढलान वाले क्षेत्र की मिट्टी या चट्टान या फिर मलबा जिसमें मिट्टी गिट्टी सब कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है, अचानक से नीचे की ओर खिसक जाता है। क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। इसे ही भूस्खलन कहते हैं। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की ओर खिसक रहा है। सोचिए यहीं से एक सड़क गुजर रही हो, जो कि आपको पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको अक्सर ये घटना बारिश के दिनों में समाचार के माध्यम से आपको ये जानने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि वहाँ पर भूस्खलन की घटना घटी है। तो जब कभी भी आपको सुनने को मिले कि भूस्खलन की घटना इस क्षेत्र में घटी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भूस्खलन क्या होता है, क्या हुआ होगा वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ पे कि ये सड़क यहाँ से गुजर रही है, मान लेते हैं। तो यदि ये सारा मलबा, ये पत्थर अचानक अगर गिर गए हैं यहाँ आकर, तो सड़क क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ से जितने भी व्हीकल्स, कार, बाइक जो भी हैं जा रहे थे, वो आगे जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो आपको समस्या पता चल गया, भूस्खलन होगा तो क्या होगा। एक सामान्य समस्या तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी ये होगा तो क्या होगा, आवागमन बाधित हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि भूस्खलन घटता ही क्यों है, क्यों होती है ये स्थिति, क्यों आती है ये स्थिति कि भूस्खलन जैसी घटना घटे। कारण है अक्सर, अच्छा ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, भूस्खलन जब भी होता है तो अधिकांशतः भारी वर्षा के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कारण बता देते हैं क्यों, किस कारण से होता है भूस्खलन। पेड़ों की कटाई बड़े स्तर पर की जाती है या फिर अवैज्ञानिक निर्माण कर दिया गया, ठीक है। अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य किया गया, तब भी भूस्खलन की घटना घटेगी। अवैज्ञानिक निर्माण कार्य जैसे कि सड़क बना दिया गया, ठीक है, इमारत सही तरीके से नहीं बनाई गई, या उसमें जो भी सामग्री इस्तेमाल की गई वो कैसी है, अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से जो गतिविधियां होती हैं उनके कारण क्या होता है, भूस्खलन जैसी घटना देखने को मिलती है। या फिर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण भी भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। किसकी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपने कारण जान लिया। प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव आपने जान लिया है, सड़क क्या हो जाता है, सड़क मार्ग बंद हो जाता है, ठीक है। जमीन का कटाव होगा ही होगा और मिट्टी का क्षरण भी होगा, है ना। यदि इतनी सारी क्या है, ये समस्याएं हैं, है ना। कौन कौन सी, निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण होगा और मृदा अपरदन होगा और मरुस्थलीकरण होगा और भूस्खलन की घटना देखने को मिलेगी। जब भूमि क्या की जाएगी, जब भूमि को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब भूमि को नुकसान पहुंचाया जाएगा तब ये स्थितियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नुकसान तो जान लिया, क्या कि ये निम्नीकरण है, मृदा अपरदन है। अब हम भूमि को क्या करते हैं, बचाते हैं, भूमि संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। पहले हमने भूमि पर जो जंगल थे उनको काटा, ठीक है, अतिचारण किया हमने, है ना।
तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी जिनसे हमारी भूमि को नुकसान पहुंचा और ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी। अब हमें भूमि को क्या करना है? संरक्षण करना है, बचाना है ना? उसके उपाय करने हैं। भूमि को बचाने के उपाय क्या होते हैं? भूमि को बचाने के उपाय, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। भूमि, सबसे पहले तो भूमि दो तरह की होगी ना, कौन कौन सी? एक तो वन वाली भूमि, वन भूमि, और दूसरी कृषि भूमि। हम दोनों ही भूमि का क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसे बचाना है, रोकना है। हमें इसे बचाना है अर्थात रोकना है। भूमि संरक्षण विनाश को रोकना है। कैसे रोकेंगे? यदि भूमि संरक्षण करना है, ठीक है, क्या करेंगे? हमने कहा हम वनों को काट रहे हैं इसलिए भूमि को नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले वन लगाएंगे, वन रोपण। यदि हम वन रोपण कर दें तो भूमि को संरक्षित कर लेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एफॉरेस्टेशन। दूसरा, अतिचारण पर रोक। क्या करने पर? अतिचारण, अतिचारण पर रोक। अतिचारण समझ में आया? पशुओं को जो अत्यधिक चराते हैं ना किसी स्थान पे, वहां पर अतिचारण, अधिक चराई करने से रोकना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? भूमि का उद्धार करना है। हमें क्या करना है? भूमि का उद्धार करना है। कैसे करेंगे? लैंड रिक्लेमेशन करना है। भूमि को पुनः उपयोगी बनाना है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? भूमि को पुनः उपयोगी बनाना है। कौन सी भूमि? बंजर भूमि, जो जलमग्न भूमि है या जो भूमि प्रदूषित हो चुकी है, उन्हें क्या करना है? उनका उद्धार करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। भूमि क्या? एक संसाधन है। भूमि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। उसका हमें उपयोग उचित समुचित तरीके से करना है, सही तरीके से उसका उपयोग करना है, ताकि क्या हो? भूमि से हम अधिक से अधिक फसल उगा सकें। ठीक है, भूमि के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सिर्फ एक आपको यहाँ पर दोहराया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो क्या है? मृदा है। अगला टॉपिक है मृदा। भूमि के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। सॉइल, सॉइल क्या है? सॉइल पृथ्वी के पृष्ठ पर, ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के पृष्ठ पर, ये पृथ्वी का पृष्ठ हम मान लेते हैं। दानेदार कणों, पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की एक पतली परत होती है, उसे ही मृदा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर। स्पष्ट है? जो बाहरी भूमि की जो बाहरी परत होती है, जैसे इसका अगर एक हिस्सा निकाले पृथ्वी का, इस तरह से कुछ काट लें, तो ये हिस्सा निकाल के देख सकते हैं ना, इसके अंदर की लेयर्स दिखेंगी, है ना? ठीक इसी तरह कुछ इस तरह से।
ये है सॉइल प्रोफाइल। क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। मृदा परिच्छेदिका, वो हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। चलिए, अभी हम इसकी परतों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं, क्या जानेंगे? मृदा की जो ऊपरी परत है। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, ये क्या है? पूरी भूमि है। क्या है? भूमि है। इसकी जो ऊपरी परत है, ये क्या है? मृदा है। ये मृदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मृदा का निर्माण कैसे होगा? मृदा का निर्माण, ये जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हो रहा है? चट्टानों से प्राप्त खनिज प्लस जैव पदार्थ प्लस भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से मृदा का निर्माण होता है ना। चट्टानों से प्राप्त जो खनिज हो, साथ ही जो जैव पदार्थ होते हैं और भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, उनसे भी मृदा का, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मृदा बनाते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। ये सब होने के लिए एक प्रक्रिया होगी जिसे क्या कहेंगे? वेदरिंग। घबराइए नहीं, सॉइल प्रोफाइल अभी डिस्कस करेंगे हम। वेदरिंग, अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस। क्या होता है वेदरिंग प्रोसेस? चट्टान या जो भूमि की सतह है उसका धीरे धीरे टूटना। क्या है? चट्टान या फिर जो भूमि की सतह होती है, आपने अभी जाना भूमि की सतह कहाँ है। भूमि की सतह का धीरे धीरे टूटना या फिर विघटित होना। ठीक है, धीरे धीरे टूटना या विघटित होना क्या कहलाता है? या घिस जाना, जो धीरे धीरे चट्टान घिसती है ना, एकदम धीरे धीरे, उसे ही क्या कहेंगे? अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया जो है बहुत धीमी होती है। जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो क्या है? बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी होती है। कितनी धीमी होती है? बहुत धीमी से क्या तात्पर्य है? 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कितनी धीमी होती है? इतनी धीमी होती है कि इस प्रक्रिया को, अर्थात चट्टान से मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल लगते हैं चट्टान से मिट्टी बनने में। ठीक है, मन में ये भी आ सकता है कि अपक्षय की प्रक्रिया होगी क्यों? जैसे आप देखते हैं ना, रोज सुबह सूरज की गर्मी है, सूरज निकलता है, उसकी गर्मी है, बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, तो धीरे धीरे जो चट्टान पर लगातार धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है और बर्फ पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, जीव जंतु आ रहे हैं, ये सभी उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? तोड़ते हैं। व्यवहारिक तौर पर सिर्फ समझने के लिए, यदि आप मान लेते हैं, कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, आप उसे धूप में रहने दीजिए,
उसको बाहर रख दीजिए आंगन में, जहाँ पे धूप अच्छी आती हो, खुला हो। 1 वर्ष के लिए आप 1 वर्ष के बाद या 2-3 महीने के लिए भी रख दें, तो आप उसे देखेंगे कि वो धीरे-धीरे क्या हो गया, टूट जाएगा, अपने आप ही टूट जाएगा। तो वो प्लास्टिक था, ठीक है, उसकी अपनी एक आयु है। लेकिन यहाँ बात किसकी है, चट्टान से मिट्टी बनने की है, और इस प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं। तो आप प्रयोग के तौर पर इसे देख सकते हैं, महज प्रयोग के तौर पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल को भी देख लेते हैं हम, कि सॉइल का प्रोफाइल, मृदा की परिच्छेदिका क्या होती है। सबसे नीचे क्या होगी, सबसे मजबूत चट्टान होगी मृदा का। ये क्या है, सबसे नीचे क्या है, मजबूत चट्टान, जिन्हें जनक चट्टान कहते हैं, पेरेंट रॉक कहते हैं, जनक चट्टान, पेरेंट रॉक्स। इसके ऊपर यहीं पर, हाँ, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होती हैं अपक्षयित चट्टान, अपक्षय हो चुकी, जो थोड़ा सा क्या हुई है, अपक्षय हो चुकी है। अपक्षय आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पर है अपक्षयित चट्टान। मैं आपको इस तरह से करके स्पष्ट कर रही हूँ कि ये क्या है, अपक्षयित चट्टान है, ताकि कोई डाउट ना हो। अपक्षय आपको मालूम है क्या होता है, अपक्षयित चट्टान है ऐसी चट्टान जो थोड़ा थोड़ा अपक्षय या घिस चुकी है या विघटित हो चुकी है, ये वो चट्टान है। इसके ऊपर सब सॉइल होती है, क्या होती है, सब सॉइल। ये क्या है, सब सॉइल है, जिसे उपमृदा कहते हैं, सब सॉइल। क्या क्या होगा इसमें, सब सॉइल में, इस परत में क्या होगा, बालू होगी, बड़े पैमाने पर गाद होगी, सिल्ट होगा, ये सब देखने को मिलेगा, क्ले होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर है ह्यूमस, वनस्पति, ऊपरी मृदा। ये क्या है, ऊपरी मृदा है, अपर सॉइल। ये है ऊपरी मृदा, अपर सॉइल। और इससे भी ऊपर, ये तो हो गई, यहाँ पर है ह्यूमस। ये क्या है, ह्यूमस। ठीक है, तो ये है सॉइल, और ये है सॉइल का प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। सबसे नीचे क्या होता है, जनक चट्टान, चट्टान से क्या बन रही है, मिट्टी। देख रहे हैं क्रम आप, चट्टान से मिट्टी बनने की प्रक्रिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, जो मृदा निर्माण आप देख रहे हैं अभी क्लास में, आपने अभी जाना मृदा निर्माण कैसे हो रहा है, चट्टान से प्राप्त जो खनिज हैं, जैव पदार्थ है, और भूमि से प्राप्त या भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज हैं। इस मृदा निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इस मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होंगे, क्योंकि हर जगह की मृदा क्या है, समान नहीं होगी, है ना। तो मृदा निर्माण को
प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं? सबसे पहले तो जनक चट्टान जो सबसे नीचे है, आपने सॉइल प्रोफाइल में देखा। ये क्या करता है? जनक चट्टान क्या कार्य करता है, क्या प्रभावित करता है? रंग, मृदा का रंग, उसका गठन और उसका जो रासायनिक गुणधर्म होता है, रासायनिक जो उसके गुण होते हैं, उसे निर्धारित करता है। कौन? जनक चट्टान। खनिज मात्रा, उसमें मिनरल्स कितने हैं, ये भी पेरेंट चट्टान निर्धारित करती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण को कौन प्रभावित करता है? जलवायु या जलवायु कारक, क्लाइमेट। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? तापमान, वर्षा, तापमान कहीं अधिक है कहीं कम है, वर्षा कहीं बहुत अधिक होती है कहीं कम है, तो वहाँ मृदा का आकार, मृदा का जो स्वरूप है वो क्या होगा? बदल जाएगा, उसके गुणधर्म बदल जाएंगे, उसके जो गुण हैं मृदा के वो बदल जाएंगे। तापमान और वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की जो दर है उसे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बात करते हैं उच्चावच की। रिलीफ, ये ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़ जैसा नहीं, ऊंचा नीचा जो स्थान होता है ना, वो मृदा के संचय को निर्धारित करता है। किसको? संचय को निर्धारित करता है। और जो फ्लोरा फौना होते हैं वो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फ्लोरा और फौना, वनस्पति जात और वन्यजीव या प्राणी जात, ये ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये सब जब हो रहा है, मृदा का निर्माण, चट्टान से मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया घटित हो रही है, इस प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा प्रभावित करने वाला, वो क्या होगा? समय, टाइम। क्या लग रहा है? लाखों वर्षों का समय लग रहा है। ठीक है, तो समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। समय क्या निर्धारित करेगा? मृदा की, आपने जो मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल देखी है, तो मृदा प्रोफाइल की मोटाई को निश्चित करता है। किसे? मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, और इस समय का इतना अधिक महत्व है, नोट कर लीजिए आप, केवल 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा सॉइल को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। कितने? सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं समय कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है मृदा निर्माण में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सॉइल प्रोफाइल भी देख ली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे फैक्टर या कारक जाने हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले हैं, है ना। अलग जलवायु है, कहीं पर उच्चावच की स्थिति अलग है, तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है या वर्षा अधिक है, तापमान कम है। ये सभी स्थितियां भिन्न भिन्न तरह की, भिन्न भिन्न स्थितियां किसी भूमि के किसी क्षेत्र पर
हो सकती हैं। और जब अलग अलग स्थितियां होंगी तो कई प्रकार की मृदा निर्मित होगी। ठीक है, बताते चलें आपको, नाम आप अभी याद रखिएगा, केवल इतना काफ़ी है। आगे चलकर आपको इसके बारे में बहुत अधिक जानने को मिलेगा। भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ। जलोढ़ मृदा, कौन सी? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, काली मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। आपको अभी ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बस इनके नाम याद रह सके तो याद कर लीजिए। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मिट्टी। मृदा क्या है? मिट्टी ना। मृदा से थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, भारीपन आ रहा है। चलिए, तो ये कुछ मिट्टी हैं जो भारत में पाई जाती हैं। कई प्रकार की मिट्टियां हैं जिनमें से ये प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पिछले टॉपिक में जाना था, भूमि को नुकसान हो रहा था, ठीक इसी प्रकार हम जानेंगे कि मृदा को किससे खतरा है। मृदा को क्या है? नुकसान है, खतरा है, या फिर मृदा प्रदूषित हो रही है ना। और जब मृदा को नुकसान होगा या खतरा होगा या प्रदूषित हो रही, तो हमें उसे बचाना भी पड़ेगा, मृदा को। ठीक है, और बचाने के लिए हम उसके उपाय करेंगे। चलिए पहले जानते हैं मृदा को खतरा कैसे है। मिट्टी को खतरा है अपरदन से, इरोजन से। इससे मृदा की हानि होती है। और क्षीणता से। इरोजन क्या है? और डिप्लीशन। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इनके अर्थ यदि आपको मालूम रहेंगे तो आगे चलकर क्या होगी, बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, अपरदन क्या है? सतह की जो ऊपरी परत होती है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है, उसका कट कर बह जाना, है ना। चट्टान या मिट्टी जो भी है, उसकी ऊपरी परत का कट कर बह जाना, क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं। यदि वो चली गई तो फिर उत्पादन कैसे होगा। ठीक है, बारिश के माध्यम से, हवा के माध्यम से, इस तरह से अपरदन होता है। डिप्लेशन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जितने हैं, जो कि मृदा है, मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका धीरे धीरे कम होना। कैसे? धीरे धीरे कम होना, एकदम धीरे धीरे, पता भी ना चले और धीरे धीरे कम होना। ध्यान रहे, ये सब होने में बहुत वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना है। और मृदा को नुकसान पहुंचाने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं, प्राकृतिक, कम शब्दों में, प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक उत्तरदायी हैं। दोनों कारक क्या है? उत्तरदायी हैं, है ना। और जब दोनों कारक उत्तरदायी हैं तो क्या क्या होगा, कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलेंगी मृदा में? नुकसान जब होगा तो मृदा का क्या होगा? निम्नीकरण होगा। क्या होगा? निम्नीकरण होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करते चलती हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भूमि निम्नीकरण, और अब है मृदा निम्नीकरण। तो इसे हम थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सॉइल डिग्रेडेशन, कई बार बच्चों को यहीं पर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, मृदा निम्नीकरण वर्सेस भूमि निम्नीकरण।
या फिर भूमि क्षरण। मृदा निम्नीकरण में क्या होगा? मृदा निम्नीकरण में सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता, किसकी? मिट्टी की जो गुणवत्ता है या उर्वरता है उसमें गिरावट आएगी, का गिरना, उसमें गिरावट आएगी या प्रभावित होगी। और जो भूमि निम्नीकरण है उसमें क्या है? जमीन की या भूमि की पूरी स्थिति, भूमि की पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है। मृदा निम्नीकरण में क्या होगा? केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। और भूमि निम्नीकरण में किस पर प्रभाव पड़ेगा? बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पर भी पड़ेगा, जल पर भी पड़ेगा। भूमि उपयोग जो आप मैं लोग कर रहे हैं, मानव द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो ये इनमें मूलभूत अंतर है। जो मृदा निम्नीकरण हो रहा है, मृदा प्रदूषित हो रही है ना, नुकसान पहुंच रहा है, इसके अंतर्गत हम जान रहे हैं कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो मृदा निम्नीकरण हो रहा है। मृदा निम्नीकरण, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदा निम्नीकरण कैसे हो रहा है? क्या उसके लिए कारक उत्तरदायी हैं? मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक या फैक्टर कौन से हैं? वन उन्मूलन। वनोन्मूलन, उन्मूलन मीन्स समाप्त, वनों को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए मृदा निम्नीकरण होगा। और क्या कारण हो सकते हैं? अतिचारण, अतिचारण आप पहले ही जान चुके हैं। और रासायनिक उर्वरक, और कीटनाशक, इनका अत्यधिक प्रयोग, साथ ही वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, भूस्खलन और बाढ़, इन सभी स्थितियों के कारण क्या होता है? मृदा निम्नीकरण होता है। ठीक है। जब मृदा निम्नीकरण हो रहा है और उसमें ये सारे कारक क्या हैं? सहायक हैं, हमने जान लिया। तो अब हम जानते हैं मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मृदा का संरक्षण कैसे करें? मृदा संरक्षण के उपाय क्या कर सकते हैं मृदा संरक्षण के लिए? मल्च बनाना। क्या कर सकते हैं? मिट्टी को बचाने के लिए, ताकि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। हमें क्या बचाना है? मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उसे उर्वर शक्ति है, उसे बचाना, उसके पोषक तत्वों को बचाना, हमारा उद्देश्य ये है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? मल्च बनाना। एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है मल्च बनाना। इंग्लिश में इसे मल्चिंग कहेंगे। क्या होता है इसमें? इस प्रक्रिया में क्या होगा? इस प्रक्रिया में सीधे सीधे और बहुत शांत समझते हैं, जैसे ये एक भूमि क्षेत्र है ना, मृदा का क्षेत्र है, मिट्टी है। ठीक है। ये भूमि है, उसमें ऊपरी सतह मृदा होती है, तो ये मृदा है। इससे हम क्या करें? पत्ते से इस पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। भूसे से, या फिर कागज से, या फिर प्लास्टिक से, या फिर पैरा से, या फिर पुआल से क्या करें? ढक दें, ढक दें। यही है मल्चिंग। ये क्या है?
खेत, ठीक है। यदि अपने खेत को पत्ते से, भूसे से, कागज से, प्लास्टिक से, पैरा से या पुआल से, ऐसी चीजों से हम ढक देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। यह एक कृषि तकनीक है। क्या है? मल्च बनाना या मल्चिंग क्या है? एक कृषि तकनीक है। कृषि तकनीक है। ऐसा करने से क्या होगा? यदि हमने पत्ते से, भूसे से, कागज से ढक दिया तो क्या होगा? चलिए, यदि लिखने की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे? मिट्टी की सतह मिट्टी की सतह को एक परत से ढक दिया जाता है, जैसे कि आपने अभी देखा। ऐसा करने से परिणाम क्या होगा? मिट्टी का कटाव नहीं होगा। मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो उसके पोषक तत्व तो नहीं बहेंगे, है ना। और नमी बनी रहेगी। हमने ढक दिया ना, तो क्या होगा? नमी बनी रहेगी। इससे क्या होगा? सिंचाई अधिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही ऐसा करने से खरपतवार नहीं उगेंगे। क्या होगा? खरपतवार नहीं उगेंगे। अनवांटेड वीड्स नहीं उगेंगे। और जब ऐसा होगा तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी होगी, है ना। इस तकनीक का प्रयोग मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से हम मृदा का संरक्षण कर पाएंगे। जब मिट्टी का कटाव नहीं होगा, नमी बनी रहेगी, खरपतवार नहीं उगेंगे, तो क्या होंगे? मिट्टी की जो मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। यही क्या है? संरक्षण है मृदा का, है ना। तो ये एक तरीका हमने जाना। इसके अतिरिक्त वेदिका फार्म, मृदा का संरक्षण करने के लिए वेदिका फार्म, टेरेस फार्मिंग। क्या है? टेरेस फार्मिंग। क्या होती है टेरेस फार्मिंग? सबसे पहले तो ये भी एक कृषि तकनीक है, ठीक है। और कहाँ की जाती है ये? पहाड़ी या ढलान वाली जमीन पर की जाती है। इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? सीढ़ियों की तरह काटकर समतल बनाया जाता है। जो पहाड़ी या ढाल होती है, जैसे ये पहाड़ी है ना, इसका ढाल कैसे है? इस तरफ है, ठीक है। तो इसके सीढ़ियों की तरह ढाल नीचे की ओर है। पहाड़ी का ढाल कैसा है? नीचे की ओर है। सीढ़ियों की तरह काटकर समतल बनाया जाता है। जैसे आप अपने घर में सीढ़ियाँ देखते हैं ना, तो एक समतल स्थान होता है जिस पर पैर रखकर आप अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, है ना। इस पर से इस पर कुछ उसी तरह से इसे बनाया जाता है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉ करने से बच रही हूँ, ठीक है। सीढ़ियों की तरह, जैसे आप सीढ़ी देखते हैं घर में, कुछ उसी प्रकार देखने में आपको वैसा ही दिखेगा। काटकर समतल बनाया जाता है, या फिर सपाट। समतल या फिर सपाट, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सपाट बनाया जाता है और फिर क्या की जाती है? फिर वहां पर खेती की जाती है। खेती की जाती है। मृदा के पोषक तत्व तो बने रहें। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें खेती करनी है, फसल उगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इस तकनीक का प्रयोग करके जब फार्मिंग की जाएगी
तो जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी नीचे नहीं बहेगा, नीचे नहीं बहेगा, और मिट्टी का कटाव भी कम होगा। क्या होगा? मिट्टी का कटाव भी क्या होगा? कम होगा। मिट्टी का कटाव कम होगा तो मृदा अपरदन क्या होगा? कम होगा। ये फार्मिंग आपको भारत में कहाँ देखने को मिल जाएगी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। अगली, मृदा संरक्षण के उपाय के तौर पर आगे क्या है? समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई, कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग। क्या है ये? ये भी एक जुताई है। जुताई तो आप जानते हैं, है ना? कहाँ होती है ये? पर्वतीय क्षेत्रों में। ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। आप और स्पष्ट करें तो पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर इसे समतल कर दिया, फिर आगे इसे समतल कर दिया, तो इस तरह से की जाती है। पानी के बहाव की दिशा के विपरीत, यानी ढलान के, जैसे जैसे ढलान है उसी के समानांतर हल चलाए जाते हैं, यानी ढलान के समानांतर हल चलाए जाते हैं। क्या होगा उससे? पानी रुकता नहीं है और मिट्टी बहती नहीं है, मिट्टी नहीं बहती। ठीक है, चलिए, ऐसी ही एक और है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। कौन सा नंबर था ये मृदा संरक्षण का? तीसरा। चौथा है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, कंटूर बैरियर्स। इसमें क्या होता है? ये भी एक कृषि तकनीक है। क्या है? कृषि तकनीक है। मृदा संरक्षण के जो भी उपाय आप पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? कृषि तकनीक है। क्या है? कृषि तकनीक है। बस कहाँ हो रही है ये तकनीक प्रयोग की जा रही है उसे ध्यान रखना है। कृषि तकनीक है, कहाँ प्रयोग की जाएगी? जो ढलवा खेत हैं या ढलान वाले क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पर प्रयोग की जाती है। क्या होता है? जो ढलवा खेत होते हैं, ढलान पर खेत होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर मिट्टी, बारिश हुई तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बारिश का पानी क्या होगा? नीचे की ओर बहकर, बारिश होगी, ढलवा खेत है, ढलान पर खेत है, तो बारिश का जो पानी है वो नीचे की ओर बहेगा, नीचे की ओर बहकर क्या कार्य करेगा? मिट्टी को काटेगा। किसे? मिट्टी को काटेगा। काटेगा तो बहेगी, मिट्टी को काटेगा, काटेगा तो मिट्टी क्या होगी? बह जाएगी। ऐसा ना हो, मिट्टी ना बहे, इसके लिए क्या करते हैं? समान ऊंचाई, समान ऊंचाई पर क्या करेंगे? रुकावटें बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये जो रुकावटें बनाई जा रही हैं इन्हें ही कहते हैं कंटूर
बैरियर्स। ठीक है, रुकावटें बनाई किससे जाती हैं? घास से, पत्थर से, मिट्टी से, है ना, झाड़ियों से, और कई बार पौधों से। ठीक है, तो इस तरह से बनाई जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप एक खेत से दूसरे खेत में पानी ना जाए, हालांकि खेत आप मैं जो समझा रही हूँ वो समतल स्थान पर हम देखते हैं, लेकिन अगर समतल स्थान पर बस इतना ध्यान ना दें तो क्या होगा कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी ना जाए, उसके लिए क्या बनाते हैं, एक मेढ़ बनाते हैं ना, मिट्टी का एक ढेर लगा देते हैं, कुछ वैसा ही। ठीक है, अगर ये पहाड़ी है और इस पर खेती की जा रही है इतने भाग को समतल करके, तो ये ढलान है। ढलान किस तरफ है? इस तरफ है। बारिश होगी तो सब बह जाएगा, तो रुकावट तो बनानी पड़ेगी ना। यस, रुकावट बनानी पड़ेगी। आगे बढ़े। रक्षक मेखलाएं क्या है? रक्षक मृदा संरक्षण उपाय के अंतर्गत है रक्षक मेखलाएं। भूल मत जाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे तो पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। शेल्टर बेड्स, मृदा को संरक्षित करने के उपाय हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, कहाँ इनका प्रयोग करते हैं? रक्षक मेखलाओं का, शेल्टर बेड्स का तटीय प्रदेशों में। भारत में तटीय राज्य आपने सुने होंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना। तटीय प्रदेशों में इनका बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है, या फिर शुष्क प्रदेशों में, या फिर शुष्क प्रदेशों में। शुष्क प्रदेश के अंतर्गत क्या कह सकते हैं आप? रेगिस्तान, रेगिस्तान के क्षेत्रों में, मरुस्थल के क्षेत्रों में। शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग क्यों करते हैं? पवन गति को रोकने के लिए। क्यों करते हैं? रोकने के लिए, ताकि इतनी तेजी से यदि पवन आ रही है तो उसे, उसकी गति को कम कर देंगे, क्या होगा, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे, बहकर या उड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, है ना। तो उसे रोकने के लिए कैसे करते हैं? शेल्टर बेड्स क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं? वृक्षों को कतारों में लगाकर, कतारों में लगाकर मृदा आवरण को बचाया जाता है। मृदा का जो आवरण है, जो ऊपरी परत है, उसे बचाया जाता है, जिससे उसके पोषक तत्व ना नष्ट हो, बचाया जाता है। और बहुत सरल शब्दों में, जब भी आपको शेल्टर बेड्स देखने को मिले या पूछा जाए आपसे एग्जाम में, या यूं ही आपसे कोई भी सज्जन पूछ ले, तो आप बता सकते हैं कि हवा को, या हवा की गति को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए, उसकी गति को रोकने के लिए खेतों या खुली जमीन के किनारे, खेत या खुली जमीन के किनारे जो पेड़ या झाड़ियां लगाए जाते हैं, वही क्या है, शेल्टर बेल्ट्स हैं। जैसे ये खेत है, ये तट है, मान लेते हैं ये केरल का तट है, ठीक है, ये तट है, यहाँ से हवा आ रही है अंदर, जिसकी गति बहुत अधिक है, तो यहीं पर क्या लगा दिए जाए, पेड़ लगा दिए जाए, यहीं पर पेड़ लगा दिए जाए, लाइन से लगे हुए हैं। इससे क्या होगा, हवा की गति कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, शेल्टर बेल्ट्स हैं, रक्षक मेखलाएं हैं, रक्षा करती हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं? कौन सा पॉइंट था ये? 5, 6, रॉक डैम, चट्टान बांध बनाकर भी मृदा को संरक्षित
किया जा सकता है। रॉक डैम। क्या होता है इसमें? बहुत सरल है। चट्टान बांध है, पत्थरों को जमा करिए, इकट्ठा करिए और उनसे एक छोटा बांध बना दीजिए, वही है रॉक डैम, है ना। चलो इसे लिख लेते हैं। पत्थरों को जमा या इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके छोटा बांध बना लीजिए। ठीक है, जब छोटा बांध बन जाएगा तो क्या होगा? बहाव कम होगा, बहाव कम तो मिट्टी का कटाव कम, और मिट्टी का कटाव कम होगा तो भूजल स्तर बढ़ेगा। जैसे सोचिए, ये एक नाली है, नहर सपोज कर लीजिए, नहर है या नाली ही समझ लीजिए, बेहतर रहेगा, नालियों की रक्षा करता है ये। तो इसमें आप क्या करिए, जैसे पानी आया, क्या पानी जब आया तो ऐसे बह गया, क्या हुआ? बह गया सीधा, पानी रुका? नहीं रुका, बह गया। लेकिन यदि हम इसमें बीच में पत्थर रख दें, छोटे छोटे पत्थर रख दें, तो क्या होगा? पानी का बहाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पानी का बहाव कम हो जाएगा। और पानी का बहाव कम होगा तो जो मिट्टी है इसके नीचे सतह पर, वो क्या होगी? कम कटेगी। और जब मिट्टी कम कटेगी और बहाव भी कम हो गया है, अर्थात पानी रुक रहा है, यहाँ पर पत्थर के पास क्या हो रहा है? पानी यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर। और जब ये रुकेगा तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे जमीन के द्वारा, मृदा के द्वारा क्या होगा? सोख लिया जाएगा, जिससे क्या होगा? नीचे जो पानी का स्तर है, जो पीने योग्य पानी है, वो भूजल स्तर उसे हम कहते हैं, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, भूजल स्तर बढ़ेगा। कहाँ पर ये विधि अपनाई जाएगी? पहाड़ी और, कहाँ चला गया भाई? पहाड़ी और ढलान वाली जमीन पर, कि पानी ऊपर से बारिश हो तो पता चले कि सीधा नीचे पहुंच गया, ऐसा ना हो। किसके लिए उपयोगी है ये तकनीक? चट्टान बांध, छोटे सूखते जो नाले हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, या फिर सबसे अच्छा गांव के पास जो तालाब है ना, उसके लिए तो और अधिक उपयोगी है। ठीक है, चलिए, ये तकनीक ग्रामीण जल संरक्षण के लिए उपयोगी है, जो आपने अभी जाना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मृदा संरक्षण का अंतिम उपाय। अंतिम नहीं, गलत शब्द है। ठीक है, एक और उपाय, पॉइंट नंबर 7, बीच में फसल उगाना। अब ये बीच में फसल उगाना क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग हिंदी में अगर एक शब्द में कहना हो तो इसे कहेंगे अंतर्वर्ती। ठीक है, क्या कहेंगे? अंतर्वर्ती। क्या होता है ये बीच में फसल उगाना? ये भी तो सबसे पहले कृषि तकनीक है। जितने भी हमने मृदा संरक्षण के उपाय जाने हैं वो सभी क्या है? कृषि तकनीक है, क्योंकि पोषक तत्वों की बात मृदा में की गई है और वहां पर हम कृषि करते हैं। क्या है ये? कृषि तकनीक है, इसीलिए जितने भी उपाय हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। ये एक खेत है, ये क्या है? एक खेत है, मान लेते हैं ये क्या है? एक खेत है। इसी एक खेत में, ये जो एक खेत है, इसी एक खेत में, इस लाइन को मत काउंट कर लीजिएगा आप लोग, बाद में बहुत कंफ्यूजन करेंगे। चलिए इसे हटा देती हूँ। ये जो खेत है, इस एक खेत में ही एक साथ, कैसे? एक साथ दो अलग अलग तरह की फसल उगाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग, या बीच में फसल उगाना
कहलाता है। एक ही खेत में एक साथ दो अलग अलग तरह की फसल उगाना इंटरक्रॉपिंग है। इससे जो मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती, उर्वरा शक्ति बनी रहती है, पोषक तत्व बने रहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये जो खेत है इसमें आप चाहें तो एक पंक्ति के तौर पर भी आप कर सकते हैं 2 फसलें। जैसे आपने एक मक्का की फसल लगा दी और दूसरी मूंगफली, फिर आपने मक्का लगाया, फिर मूंगफली लगाया, तो एक तो पंक्ति आधारित हो गई खेती, है ना। ये इंटरक्रॉपिंग है, एक फसल एक ही खेत में 2 फसलें लगाई गई हैं। या फिर आप मिश्रित भी कर सकते हैं। मिश्रित मतलब मिक्स करके, मिश्रित मतलब क्या, मिक्स करना। ठीक है, एक साथ 2 फसल उगा सकते हैं। एक साथ 2 फसल उगाने के लिए आप गन्ना और आलू एक साथ एक ही खेत में लगाया जा सकता है। धान और मक्का एक साथ लगाया जा सकता है एक ही खेत में। ये लगा तो देंगे आप, एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों को लगा देंगे आप। इससे फायदा क्या होगा, क्या लाभ है? लाभ क्या है? लाभ है मिट्टी की उर्वरता या पोषक तत्व बढ़ेंगे और खरपतवार, कीट नियंत्रण में मदद मिलेगी। ठीक है, कम होंगे खरपतवार। साथ ही जमीन का बहुत बेहतर उपयोग आप कर पाएंगे, जमीन का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कृषक के लिए वो है अच्छी पैदावार। अच्छी पैदावार, उत्पादन अधिक होगा। और इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूँ कि किसी कृषक द्वारा यदि इंटरक्रॉपिंग की जाती है तो वो अपनी भूमि का, पानी का और मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं, साथ ही सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग कर सकता है। क्या करेगा? भूमि का, पानी का और जो पोषक तत्व हैं, साथ ही सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग कर सकता है। इन विधियों के माध्यम से, इन उपायों के माध्यम से, जो कि कौन कौन से हैं? मृदा संरक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं, मल्चिंग करना, मल्च बनाना, वेदिका फार्मिंग, समोच्च रेखीय जुताई और रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना, इन सभी प्रक्रियाओं से हम क्या कर रहे हैं? मृदा संरक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मृदा संरक्षण कर रहे हैं। मृदा के पोषक तत्वों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मृदा में नमी बनी रहे उसका प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मृदा में जल स्तर जो है क्या हो, सही हो, उसका प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी उपाय हैं। इसके साथ ही इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके दूसरे भाग के साथ, इसी चैप्टर के दूसरे भाग के साथ। ओके, थैंक यू।